फिल्म की शुरुआत होती है टोक्यो की रोशनी के छिपे अंधेरे में। एक घातक किलर लड़की कैट का खौफ है। उसे बचपन में एक हत्यारे ने ट्रेन किया और अब वह पेशेवर हत्याएं करती है। लेकिन एक मिशन के दौरान सब कुछ बदल जाता है जब उसी को जहर दिया जाता है और उसके पास सिर्फ 24 घंटे बचते हैं अपने कातिलों को ढूंढने और बदला लेने के लिए। अब आगे कैट एक प्रोफेशनल किलर है जिसे उसका भरोसेमंद ट्रेनर और हैंडलर वैरिक कंट्रोल करता है। कैट के अनाथ होने के बाद वैरिक ने उसे एक पिता की तरह पाला, उसे हथियार चलाना और लड़ना सिखाया, जिससे वैरिक अपने मिशन के लिए उससे हत्याएं करवाता है। कैट ने 12 सालों में वैरिक के लिए कई मिशन पूरे किए हैं, लेकिन एक बार टोक्यो में एक मिशन के दौरान कैट को ओसाका में एक पावरफुल याकुजा बॉस को मारना होता है। लेकिन जब वह उसकी भतीजी एनी को देखती है तो वह गोली चलाने से मना कर देती है। ये पहली बार है जब वह किसी मिशन पर इमोशन से डगमगाती है, लेकिन वैरिक उसे अपने टारगेट को मारने के लिए मजबूर करता है, जिससे कैट को बहुत अफसोस होता है क्योंकि उसने कभी किसी बच्चे के सामने कोई हत्या नहीं करने का वादा किया होता है। 10 महीने बाद वह वैरिक से कहती है कि वह एक अंतिम मिशन पूरा करेगी और फिर इस काम को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी ताकि वह एक नई जिंदगी शुरू कर सके। अंतिम मिशन से पहले कैट अपने होटल के बार में एक अजनबी आदमी स्टीफन से मिलती है। दोनों शराब की एक बोतल साझा करते हैं और उसके कमरे में सेक्स करने चले जाते हैं। कैट को उसका मिशन पूरा करने का एक मैसेज मिलता है, जिसके बाद वह अपने मिशन पर चली जाती है। बाद में उसे अपने टारगेट पर निशाना लगाते समय चक्कर आने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिसके कारण उसका अपने टारगेट पर से निशाना चूक जाता है। कैट के वहां से निकलने के बाद उसकी हालत और खराब हो जाती है, जिसके कारण वह रास्ते में उल्टी भी कर देती है। आगे जब वह भागने के लिए एक कार चुराने की कोशिश करती है, तभी याकुजा बॉस के बॉडीगार्ड सड़कों पर स्नाइपर की तलाश करते हैं और उन्हें उस पर तुरंत शक हो जाता है कि एक लड़की जल्दबाजी में कार में भागने की कोशिश कर रही है। तभी याकुजा बॉस के लोग उसका पीछा करने लगते हैं, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है। वहां उसे पता चलता है कि उसे जहर दिया गया है, जिसका नाम है रेडियो एक्टिव पोलोनियम 204। डॉक्टर उसे बताता है कि अब उसके पास जीने के लिए केवल 24 घंटे बचे हैं। कैट को याद आता है कि स्टीफन ही वह व्यक्ति है जिसने उसे जहर दिया है, क्योंकि उसने वह शराब नहीं पी थी। फिर वह अपने कमरे से बाहर आती है और एक पुलिस अधिकारी से बंदूक चुराती है और बंदूक की नोक पर उस डॉक्टर को उस जहर से कुछ समय तक लड़ने के लिए कुछ इंजेक्शन की डोज बनवाने के लिए मजबूर करती है और जिसने भी उसे जहर दिया है उससे बदला लेने के लिए निकल पड़ती है। अब कैट का सिर्फ एक ही मकसद है, बदला। वह अपने आखिरी घंटों को
उस इंसान को ढूंढने में लगाती है जिसने उसे जहर दिलवाया है। उसकी तलाश शुरू होती है टोक्यो की अंडरवर्ल्ड दुनिया में, जहां खतरनाक लोग और खून खराबा है। कैट स्टीफन को ढूंढती है। उसने सेक्स करने के बाद स्टीफन के आईडी कार्ड को देखा था और उसका पता याद कर लिया था। स्टीफन अपनी प्रेमिका के साथ होता है, तभी कैट वहां पहुंच जाती है, जिसके बाद स्टीफन उसे बताता है कि उसे नहीं पता था कि वह जहर था। वो आगे बताता है कि उसे किजिमा परिवार से जुड़े एक याकुजा सातो नामक व्यक्ति ने जहर देने के लिए मजबूर किया था। कैट स्टीफन को तब छोड़ देती है जब उसकी प्रेमिका उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगती है और कहती है कि स्टीफन ने केवल इसलिए ऐसा किया क्योंकि सातो ने स्टीफन को उसके कर्ज से मुक्त करने का वादा किया था। जिसके बाद वह और स्टीफन अब आखिरकार अपना एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। उसके शरीर में जहर फैलता जा रहा है, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं होता। फिर कैट वेरिक से मिलती है, जो उसे जहर दिए जाने पर सहानुभूति जताता है। कैट वेरिक से पूछती है कि उसका आखिरी टारगेट कौन था। वेरिक कैट को बताता है कि उसका आखिरी टारगेट किजिमा था। ओसाका में पिछला टारगेट किजिमा का भाई केंटारो था। कैट फिर अपने कातिलों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। कैट एक आलीशान रेस्टोरेंट में सातो को ढूंढती है और उससे किजिमा का पता पूछती है, लेकिन वह उसे किजिमा का पता नहीं बताता। जिसके बाद कैट उसे मार देती है। फिर यहाँ सातो के दर्जनों हथियारबंद गुंडों के साथ एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें यह एक एक कर सभी को मार देती है। फिर कैट इसके आखिरी आदमी से किजिमा का पता पूछती है। वह उसे बताता है कि उसकी भतीजी एनी को किजिमा का पता मालूम होगा, जिसके बारे में कैट को लगता है कि जहर देने के पीछे उसका हाथ हो सकता है। फिर कैट एक डांस क्लब में जाकर किजिमा की भतीजी एनी का अपहरण कर लेती है। कैट किजिमा को पकड़ने के लिए एनी का इस्तेमाल चारे के तौर पर करती है। वह एनी से किजिमा के साथ ही रेंजी को कॉल करवाती है और उसे किजिमा से 1 घंटे के भीतर किसी पब्लिक प्लेस पर मिलने के लिए कहती है। रेंजी कैट और एनी को मारने के लिए अपनी पूरी टीम भेज देता है, लेकिन कैट एक एक कर इसके सभी आदमियों को मार देती है। कैट ने एनी को एक पब्लिक टॉयलेट के अंदर बंद कर दिया था, लेकिन वह वहां से भाग जाती है और रेंजी के खास आदमी शिंजो से मिलती है, जिसे एनी को मारने का ऑर्डर दिया गया है। एनी को पता चल जाता है कि शिंजो को उसे मारने के लिए भेजा गया है। तभी कैट एनी को उनसे बचाती है और रेंजी के सभी गुंडों को मार देती है। मिशन के दौरान कैट को पता चलता है कि एनी ही वह लड़की है जिसने ओसाका मिशन के दौरान अपने पिता को मरते हुए देखा था। एनी अब अकेली है, डरी हुई है, लेकिन जब कैट उसे बताती है कि उसे धोखा दिया गया है, तो एनी भी उसके मिशन में उसका साथ देती है, जहां दोनों मिलकर याकुजा के खिलाफ लड़ते हैं। कैट एनी को खुद के जैसा किलर बनने से रोकना चाहती है। वो चाहती है कि एनी एक नई बेहतर जिंदगी जी सके। कैट उसे प्रोटेक्ट करती है और दोनों का अजीब सा रिश्ता बन जाता है। एक लड़की जिसे सबने धोखा दिया,
और एक कातिल जो मरने से पहले एक इंसान बनना चाहती है। एनी कैट को यह बताकर मदद करती है कि रेंजी अपने महंगे पेंटहाउस अपार्टमेंट में हो सकता है। एनी कैट को पेंटहाउस में घुसने में मदद करती है, जहां वह जोजिमा के साथ एक खतरनाक लड़ाई में शामिल होती है। इससे पहले कि जोजिमा कैट को मार दे, एनी जोजिमा को मारने में कामयाब हो जाती है। एनी को जोजिमा का फ़ोन मिलता है, जिसमें रेंजी की लोकेशन ट्रैक हो रही है। फिर कैट और एनी एक सुनसान सड़क के बीच में रेंजी की कार पर हमला करते हैं और उसके गार्ड को मार देते हैं। रेंजी कैट को किजिमा का पता बताता है, लेकिन कैट रेंजी को जिंदा रहने देती है। कैट वेरिक को फ़ोन करती है और उसे किजिमा का पता बताती है और कहती है कि वह उसे ख़त्म करने जा रही है। कैट किजिमा से मिलती है, जहां वह बिना सिक्योरिटी के अकेला बैठा है अपने पुराने पारिवारिक घर में, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। कैट किजिमा से पूछती है कि उसने उसे जहर क्यों दिया। तब किजिमा उसे बताता है कि रेंजी ने उसके पूरे परिवार को मारने के बदले में अपनी टीम को अंडरवर्ल्ड में शामिल करने के लिए और किजिमा की जगह लेने के लिए वेरिक के साथ एक सौदा किया था। कैट ओसाका मिशन के बारे में और पूछती है और महसूस करती है कि वेरिक पर उसका भरोसा गलत हो सकता है। जैसे जैसे कैट जहर से मरने के करीब पहुंचती है, उसे पता चलता है कि उसे जहर वेरिक ने ही दिलवाया था। उसका वही मेंटर जिसने उसे बचपन से ट्रेन किया था। वेरिक को लगता है कि कैट अब इमोशनल हो चुकी है और उसके मिशन में बाधा बन रही है। ये सच्चाई सुनकर कैट का खून खोल उठता है। कैट घर से बाहर निकलती है और वेरिक को एनी के बगल में देखती है। वेरिक ने एनी को बताया है कि कैट ने उसके परिवार को मार डाला था। यह सुनकर एनी गुस्सा हो जाती है और कैट के चेहरे पर गोली मार देती है और वेरिक के साथ चली जाती है, लेकिन कैट बच जाती है। किजिमा बाहर आकर कैट को वो इंजेक्शन देता है जिससे कैट कुछ समय के लिए उस जहर से लड़ सकती है। किजिमा को पता है कि कैट मौत के करीब है। वह उसे रेंजी के ठिकाने पर हमला करने के लिए अपने आदमियों की एक छोटी टीम देता है। फिर किजिमा, कैट और किजिमा के गार्ड उनके ठिकाने पर जाकर हमला कर देते हैं, जहां बहुत ज़बरदस्त लड़ाई और खून की नदियां बहती है, जिसमें भयंकर गोलाबारी के बाद रेंजी और वेरिक के ज़्यादातर लोग मारे जाते हैं और किजिमा रेंजी द्वारा दिए गए धोखे के लिए उसका सिर कलम कर देता है। कैट वेरिक को ढूंढ लेती है, जो एनी को बंदूक की नोक पर पकड़े हुए है। दोनों के बीच गोली चलती है और वेरिक के पेट में गोली लग जाती है। आखिर में कैट वेरिक को मार देती है, लेकिन उसका शरीर अब जवाब दे चुका है। जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। एनी उसके पास बैठती है, उसे थामे रहती है, लेकिन मरने से पहले वह एनी को एक मौका दे जाती है, एक नई शुरुआत, एक नया रास्ता। फिल्म खत्म होती है उस उम्मीद के साथ कि हिंसा से भरी जिंदगी के बाद भी कभी-कभी पश्चाताप की एक किरण बची होती है और आखिरकार कैट आखिरी सांस लेते हुए जहर के कारण मर जाती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।